नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी छापा मारने गए, एक सर्च के लिए गए। किसके यहाँ? तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के यहाँ। ये शाहजहां शेख का मामला इस तरह से समझिए कि ये जुड़े हैं ज्योतिप्रिय मलिक, जो फूड मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में। राशन वितरण में घोटाला किया, 550 करोड़ का घोटाला है। वो घोटाला सामने आ गया। ईडी ने ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, वो जेल में है। और ज्योतिप्रिय मलिक का ये शाहजहां शेख जो है वो खास आदमी है। इसके यहाँ रेड करने के लिए गए तो घर अंदर से बंद, दरवाज़ा खटखटाया, खोला नहीं। फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की तो मालूम हुआ घर के अंदर ही है। तो बहुत कोशिश के बाद भी जब घर खुला नहीं तो ईडी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। इस बीच में उसने 1,500-2 हज़ार लोगों को बुला लिया। सीआरपीएफ लेकर गई थी ईडी की टीम। सीआरपीएफ पर और ईडी की टीम पर हमला हुआ। 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा बल, उस पर हमला हो रहा है एक राज्य में, और राज्य के मुख्यमंत्री चुप है। और उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ईडी के लोगों ने आम लोगों को प्रोवोक किया। अब आप समझिए कि क्या प्रोवोकेशन हो सकता है, सिवाय इसके कि उसके यहाँ जो शाहजहां शेख है उसके यहाँ सर्च होती है, मतलब तलाशी ली जाती, और हो सकता है उसकी गिरफ्तारी होती। यानी भ्रष्टाचारी की, अपराध के, किसी बड़े अपराध के आरोपी की गिरफ्तारी प्रोवोकेशन है आम लोगों के लिए कि वो जांच अधिकारियों पर हमला करें, वो केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला करें। अब पश्चिम बंगाल की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। सवाल ये है कि केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, केंद्र सरकार कर क्या सकती है, और केंद्र सरकार, लोगों के मन में है कि केंद्र सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। तो पहली बात जो लोगों के मन में आती है कि केंद्र सरकार 356 क्यों नहीं लगा रही, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दे। हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा संवैधानिक मशीनरी लगातार ध्वस्त हो रही है पश्चिम बंगाल में। ये हाई कोर्ट के जज का बयान है, ये किसी बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के किसी नेता का बयान नहीं है। और इसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री पर इसका कोई असर नहीं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री इतनी निश्चिंत क्यों हैं। सवाल यह है कि इस तरह की, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले जो है सीबीआई अधिकारियों का घेराव किया गया था, उसके लिए धरने पर बैठने के लिए खुद मुख्यमंत्री आई थी। 2021 की बात कर रहा हूँ। सीबीआई और ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई और उनको हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी की कोशिश हुई। हाई कोर्ट ने इंटरवीन न किया होता तो वो गिरफ्तार हो गए होते, जेल में होते। ये सब कुछ, और उसके अलावा 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह की और जिस पैमाने पर हिंसा हुई, आगजनी, हिंसा, बलात्कार, हत्या, लोगों का वहाँ से पलायन, ये सब कुछ देखा देश ने, ये सब कुछ देखा कोलकाता हाई कोर्ट ने, ये सब कुछ देखा हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सब कुछ देखा हमारी केंद्रीय सरकार ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, संवैधानिक व्यवस्था ये है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये जो स्थिति बनी हुई है, ये दरअसल भारत के संविधान की और भारत के संघीय ढांचे दोनों की परीक्षा की घड़ी है। सवाल ये है कि क्या अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी किसी मामले की जांच करने किसी राज्य में जाएगी तो उसको किस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होगी। अब कहा जा रहा है कि ईडी के लोगों ने ये तय किया है कि 24 घंटे की सुरक्षा चाहिए उनको, उनका जहां दफ्तर है वहां पर, और अगर रेड या तलाशी के लिए जाते हैं उसके लिए।
तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का ये प्रमाण है। जहां केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उस सरकार को एक भी दिन क्यों रहना चाहिए। अब केंद्र सरकार की स्थिति समझिए। उसके सामने जो संवैधानिक विकल्प हैं उसमें वो 355 के तहत जो है वो संदेश भेज सकती है राज्य सरकार को, और राज्य में एक केंद्रीय टीम भी भेज सकती है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ जाकर फिर उनको सुरक्षा कौन देगा। राज्य पुलिस तो सुरक्षा देने वाली नहीं, क्योंकि राज्य पुलिस और पार्टी के जो कैडर हैं उनमें पश्चिम बंगाल में अंतर लगभग ख़त्म हो गया है। 2021 में ये सबने अपनी आंखों से देखा, इसके तमाम वीडियो आए, इसके वीडियो अदालतों में भी दिखाए गए कि किस तरह से पुलिस कार्यकर्ताओं की मददगार बन गई, किस तरह से जो आक्रमणकारी थे उनके साथ खड़ी नज़र आई, उनके समर्थन में खड़ी नज़र आई पुलिस। तो अब सरकार के सामने विकल्प ये है कि गवर्नर से रिपोर्ट मंगाए और उसके बाद 356 लगाकर सरकार बर्खास्त कर दे। अब यहाँ पर राजनीति आ जाती है। और जो मैंने पहले सवाल किया कि आखिर ममता बनर्जी इतनी निश्चिंत क्यों हैं, दो कारण हैं। केंद्र सरकार की दो कमजोरियां हैं, या कहें केंद्र सरकार की दो मजबूरियां हैं, जिनकी वजह से ममता बनर्जी निश्चिंत हैं। पहली बात कि अगर 356 लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसको संसद के दोनों सदनों से उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी है। लोकसभा में तो मंजूरी मिल जाएगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। राज्यसभा में कौन सी पार्टियां समर्थन करेंगी, चुनाव का मौका है, याद रखिए लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने में है। कौन सी पार्टियां समर्थन करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, खास तौर से बीजेपी की जो संकट मोचक पार्टियां रही हैं राज्यसभा में, एक वाईआरसीपी, बीजेडी और पहले मतलब 2019 से पहले तक जो है बीआरएस भी थी, और दूसरी पार्टियां जो एआईडीएमके और दूसरी छोटी पार्टियां जो समर्थन करती रही हैं भाजपा का, क्या वो इस चुनावी माहौल में समर्थन करने को तैयार होंगी, एक राज्य सरकार को बर्खास्त करने पर तैयार होंगी। दूसरा मुद्दा ये होगा कि ये एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा विपक्षी दलों का, जो 27 दलों का गठबंधन है उसके लिए। तीसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अधिनायकवाद और संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने, उसको तोड़ने की कोशिश का आरोप लगेगा, उसका एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि केंद्र सरकार को आशंका है कि अगर 356 लगाया तो इसकी सिंपैथी, इसकी सहानुभूति ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी। इस सहानुभूति से क्यों आशंकित है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की लोकप्रियता दिनों दिन बहुत तेज़ी से घट रही है। जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, जिस तरह से उनके नेताओं के यहाँ से नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं, करोड़ों में कैश मिल रहा है, वो सब देखते हुए और जो शिक्षा घोटाले में जो कुछ सामने आया है, उससे पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है और इस सरकार को ज़्यादा दिन तक बने नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव होने वाले नहीं हैं, अभी तो लोकसभा के चुनाव है। तो अगर ये सिंपैथी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को, अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में अजीब अजीब बातों के लिए जो है सिंपैथी मिल जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी चलते हुए उनके पैर में चोट आ गई, पैर में कहा जाता है कि फ्रैक्चर था या नहीं पता नहीं, लेकिन उनके पैर में चोट थी, ये तो सही बात है, उसकी सिंपैथी मिल गई। तो इसलिए जो है अगर 356 लगता है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होगी। ममता बनर्जी निश्चित भी है इसीलिए, और ममता बनर्जी चाहती भी है, वो ये सब घटनाएं होने दे रही हैं वो इसीलिए, इस उम्मीद में कि केंद्र सरकार जो है वो तैश में आए, अपना धीरज खोए और 356 लगा दे।
अब ममता बनर्जी को लगता है कि उनके बचने का, राजनीतिक रूप से बचने का एक ही रास्ता है, उनके पॉलिटिकल रिवाइवल का या पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दे, तो उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा और उन्हें सहानुभूति बटोरने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ये मौका देना नहीं चाहती, उस चक्कर में सफ़र कर रहा है राज्य, उस चक्कर में संकट में है संघीय ढांचा, उस चक्कर में संकट में है भारत का संविधान। अब ये देखिए, राजनीति की गुत्थियां बड़ी अजीब होती हैं कि सही कदम उठाने से जो गलत कर रहा है उसको फायदा हो जाएगा, और जो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो भी उसी को फायदा होगा। ममता बनर्जी अपने लोगों को ये एक संदेश दे रही हैं कि मैं केंद्र सरकार से, केंद्रीय एजेंसियों से डरती नहीं हूँ, आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या बिगाड़ सकती है और उस बिगाड़ने का क्या असर हो सकता है। 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब होगा कि फिर एक अनिश्चितता, एक अनिश्चय का राजनीतिक माहौल बनेगा। उसमें इसका किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति बटोरने का एक मौका ज़रूर मिल जाएगा। तो ममता बनर्जी किसी भी सूरत में चाहती हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति और ख़राब हो। वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार 356 लगाए। उनको मालूम है कि उनकी सरकार अगर बनी रही 2024 लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2026 विधानसभा चुनाव तक, तो उसका सत्ता से बाहर जाना तय है। तो वो एक एस्केप रूट ढूंढ रही हैं, एक बचाव का रास्ता ढूंढ रही हैं, जो उनको लगता है कि केंद्र सरकार उनको दे सकती है। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। समस्या यहाँ पर अटकी हुई है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद राज्य में केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो उसके राजनीतिक कारण है, उसका कोई संवैधानिक कारण नहीं है। संविधान पर्याप्त रूप से ये अधिकार देता है केंद्र सरकार को ऐसे मौकों, ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का। और इस देश में इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है कि उसकी गिनती मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे मामलों पर लगा है, लेकिन इस सरकार का एक रिकॉर्ड है, एक उत्तराखंड का अपवाद है, उसको छोड़ दें तो इस सरकार ने पिछले 10 साल में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। फिर भी आप देखिए, इस सरकार पर और प्रधानमंत्री पर आरोप है कि वो संघीय ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं, वो अधिनायकवादी हैं, वो जो है राज्य सरकारों को काम नहीं करने देना चाहते। काम करने देने का मतलब क्या है? आज की जो परिस्थिति है उसमें उसका मतलब है कि भ्रष्टाचार की छूट नहीं दे रहे हैं, हमको लूट खसोट की छूट नहीं मिल रही है, केंद्रीय योजनाओं का पैसा लूटने की छूट नहीं मिल रही है। ये छूट अगर मिले तो संघीय ढांचा बचा रहेगा, ये छूट नहीं मिल रही है तो संघीय ढांचा खतरे में है। अब इस तरह की परिभाषा से आप अंदाज़ा लगाइए कि देश किस दिशा में जा रहा है। लेकिन देश किसी भी दिशा में जा रहा हो, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर है। छोटे छोटे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट, इतने बड़े मामले पर उसने अभी तक कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, अपनी ओर से कोई पहल नहीं की है। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहें तो देश में अराजकता को ये न्योता देने वाला मामला है। पहला कदम हुआ है जब कई राज्य सरकारों ने तय किया कि जो सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की इजाज़त है उसको विड्रॉ कर लिया। जो कंसेंट है, राज्य सरकार का कंसेंट जो है वो होता था, उसको विड्रॉ कर लिया है। अब कर्नाटक में आपने देखा कि डीके शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है सीबीआई। उस केस को लोकायुक्त को दे दिया गया है, स्टेट पुलिस को दे दिया गया है। तो ये अगर होता रहा कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, अपराध की जांच नहीं होगी, आतंकवाद के मामलों की जांच नहीं होगी, तो देश किस दिशा में जाएगा इसका आप अंदाज़ा लगाइए। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उनके अपने समर्थक आलोचना करते हैं। उनको लगता है कि ये कमज़ोरी का संकेत है, लेकिन पार्टी और सरकार को लगता है कि ये एक तरह का ट्रैप है।
एक तरह का जाल है, अगर उसमें फंस गए तो उसमें जो है घिर जाएंगे, उसमें फंसकर जो है खुद अपना ही नुकसान कर लेंगे। इन दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है पश्चिम बंगाल का मामला। अब देखिए कि अगला कदम क्या होता है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो है उन्होंने बयान भी दिया है, उसके अलावा ईडी के जो घायल अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी गए। तो अब कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कदम उठाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ दखल देगा, हस्तक्षेप करेगा, या केंद्र सरकार कोई तो नया कदम उठाएगी? मैं 356 की बात नहीं कर रहा हूँ, 356 के अलावा जो संवैधानिक विकल्प केंद्र सरकार के पास हैं, क्या वो उनका इस्तेमाल करेगी? ये सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।